अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 6, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट। बेबी गर्ल, ये सब क्या है? आज तो मुझे इतनी डिफरेंट डिफरेंट सी क्यों लग रही हो? वो उसके चेहरे के एक एक नकुश को बागौर देखता बोला। इनको घर आते आते शाम हो गई। जब वो आई तो इसका सबसे पहले सामना इकराम से हुआ, जिस पर वो इसके बदले बदले हुलिया पर हैरान होते बोला, यार अनु, ये क्या किया तुमने? आर यू ओके? जबकि उसने इधर उधर देखते नजरों का जाविया बदल लिया। उसकी इस तरह करने से वो बेचैन हुआ, जिस पर वो अब उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामे फिक्रमंदी से पूछ रहा था। एम ओके भैया, वो मेरी दोस्त आशू है ना? मैं उसके साथ पॉलर गई थी तो मैंने भी पॉलर वाली से कहकर अपना हेयर कट करवा लिया। बालों की लेंथ अब कम जो हो गई है मेरे, इसीलिए इतनी पतली पतली सी लग रही हूँ मैं आपको। वो उसके सीने में सर छुपाते बोली, क्योंकि वो अपने प्यारे भैयू से ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकती थी, और ना ही वो चाहती थी कि वो उसकी आंखों में झांक कर उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ ले। मैं क्या पहले जैसी प्रीटी गर्ल नहीं लग रही क्या? उसने सर ऊपर करते पूछा। नहीं मेरी बेबी गर्ल, पहले भी प्रीटी थी, लेकिन अब तो कियामत लग रही है। सिर्फ अपने डरों के लिए वह आंख दबाकर मैंने खेजी से बोला। भैयू, वो उसके सीने पर मुक्का मारते चिल्लाई। अब रोने ना लग जाना, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। वो प्यार से उसकी पीठ को सहलाते बोला, जिस पर वो सर हिलाती उससे दूर हुई। भैयू, ताया अबू आपको बुला रहे हैं। वो उसकी जानिब देखता बोला। अनायजा की की जानिब पीठ थी, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन इस छोटे बालों वाली लड़की को वो यहाँ देखकर कंफ्यूज जरूर हुआ। आया कि वो अनायजा है या फिर कोई और दूसरी लड़की। आरिस, जरा देखना इसे, कितनी प्यारी लग रही है ना, ये इस लेयर हेयर कट में, बिल्कुल किसी बारबी डॉल की तरह। वो उसके गिर्द पासों हाल करता, उसका रुख उसकी जानिब करते और एक हाथ से उसके मांग के बाल परे करते खुशी से बोला, जबकि उसे नजरें मिलने पर उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि कोई सकीन जुर्म करके आई हो और अब अपनी गलती का एतराफ करते सर झुका लिया हो और अपनी सजा की मुंतजिर हो। गाइस, तुम दोनों तैयार रहना, तुम दोनों को मैंने अपने साथ एक जानने वाली की पार्टी है, उसमें लेकर जाना है। ड्रेस थीम ब्लैक है एंड नो अगर मगर। आरिस का मुंह खोलते देख वो सख्ती से कहते वहां से चला गया। अन्नू, ये उसे तकलीफ हुई। अगर वो इस दिन उसके सामने वो घटिया बकवास नहीं करता तो आज ये नौबत नहीं आती। उसकी घटिया बकवास की वजह से आज उसने महज उसके लिए अपना हुलिया तक बदल लिया। वो खुद को घसीटते उसकी जानिब बढ़ा। अब भी क्या मैं तुम्हारे मयार पर पूरी नहीं उतर पा रही? आई एम सो सॉरी आरिस खानजादा, मुझे पता था। मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं तुम्हारे मयार पर कभी भी पूरा उतर नहीं पाऊंगी। तुम थोड़ी ना मुझसे प्यार करते हो, मेरी तरह बेवकूफ़ तुम थोड़ी ना हो जो मेरी तरह मुझ पर मर मिटो। वो तुम मुझे अनचाहा साथी बनाकर तुम्हारे सर पर मसलत कर दिया गया है। वो बगैर उसकी कोई बात सुने अपने मुंह जोर आंसू को पहुंचते वहां से चली गई, जबकि वो बचाए उसके पीछे जाने के किचन की जानिब चल दिया। डैड, आपने बुलाया मुझे? वो स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा इन पर अपनी हल्के सब्ज रंग की नजरों का हाथा किए पूछ रहा था। कभी इंसानों की तरह नौक करके भी आ जाया करो। वो उसकी नौक न करने वाली आदत पर चिढ़कर बोले। डैड, नौक करना जरूरी था क्या? उप्स, मैं तो ये भूल ही गया। वो दांत भेजे शरारत से बोला। मैं भी भूल गया कि किससे बात कर रहा हूँ। तुम इंसान के बच्चे थोड़ी ना हो जिसे इंसानों की तरह रहने के तौर तरीके आते हों। जंगली कहीं के। वो इसकी डटाई पर चिढ़कर चोट करते बोले। डैड, आप जानते भी हैं कि आप इस वक्त कितनी रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और डैड, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, तो क्या आपका शुमार इंसानों की कैटेगरी में नहीं होता? वो सोफे पर पुरसकून अंदाज में बैठता इनकी तरफ देखते अफसोस करते बोला, शट अप, इस फाइल पर साइन करो और चलते बनो। वो उसकी बात को सुनते ही इस पर चिल्लाकर बोले, जो उनकी कही गई बात को इनके ही मुंह पर मार रहा था। डैड, इसमें हाइपर होने वाली कौन सी बात है? मैंने बस आपके सामने एक लॉजिकली बात ही तो कही थी।
وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مسکراتے ہوئے بولا اور ٹیبل پر پڑی فائل کو اپنی جانب کھسکا کر سرسری سا ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس نے اس پر اپنے سائن کر دیے۔ ڈیڈ، میں نے اپنے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میرے لیے اس فیصلے کی ایز یوزل قدر کریں گے۔ وہ گھما پھرا کر بات کرتے ہوئے انہیں تجسس میں ٹال گیا تھا جس پر وہ الرٹ ہوتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسا فیصلہ؟ مقابل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج رات ہوم منسٹر افتخار خان کے گھر جو پارٹی ایونٹ ہوگا اس میں یہ بات ان کے کانوں میں ڈال دیں اور ان سے کہہ کر 2 دن بعد انگیجمنٹ سرمنی رکھ لیں۔ اس نے ٹہر ٹہر کر نپتلے انداز میں بتایا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں سوچتے ہنکارا بھرا۔ آپ بات کر لیں گے یا پھر میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں؟ میں نے شائنا سے کمٹمنٹ کی ہے، آپ نے ہر حال میں بات کرنی ہے۔ وہ ان کی گہری خاموشی پر خائف ہو کر ان کی جانب تیکھے تیوروں سے دیکھتے اپنا حکم سنا رہا تھا۔ اگر اپنی ہی منمانی کرنی تھی تو مجھ سے پوچھنے کا مقصد؟ وہ ماتھے پر گہرے بل ڈالے اس پر لطیف سا طنز کرتے بولے۔ ڈیڈ، اپنی منمانی تب کرتا جب اکیلے سب کچھ فکس کر کے شادی رچا لیتا، لیکن یہاں میں آپ کو بتانے آیا ہوں تو اس بات کا یہی مقصد ہوا نا۔ میری نظر میں آپ کی ذات اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پرسکون انداز میں بولا۔ لیکن میں نے تمہارے لیے تو ایوب کی بیٹی کا سوچ رکھا تھا۔ انو کی باری بھی تم نے ضد پر اپنی بات منوا لی۔ ویسے دیکھا جائے تم نے ایک طرف سے اچھا فیصلہ کیا۔ اظہر میرے دل سے اتر گیا ہے جب سے اس نے میری بیٹی کے خلاف گھٹیا بکواس کی۔ خیر، اب اس معاملے میں تم اپنی منمانی کرو گے تو ایوب کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کم سے کم انائشہ کے حوالے سے کچھ سوچو۔ اس کے چہرے کے بگڑتے تاثرات کو دیکھتے ٹہر ٹہر کر انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور پھر اس کی جانب اس انداز سے دیکھا کہ اب وہ جو بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے نکال سکتے ہیں۔ سیریسلی ڈیڈ؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کچھ پوچھنے والے انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں، آپ بات کر لیں تو بہتر۔ نہیں تو مجھے خود بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور رہی بات انائشہ کی تو وہ مجھے میری بیبی گرل کے جتنی ہی عزیز ہے۔ میرے دل میں اسے لے کر ایسا کبھی کوئی غلط خیال ہی نہیں آیا جس کے چلتے میں امید کا کوئی سیرا آپ کے ہاتھ میں تھما دوں۔ بائے ڈیڈ، چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے آنے والے وقت کو سوچ کر پریشان ہو گئے۔ انو یار، یہ کیا تم نے؟ وہ اس کے روم میں آیا تو پتا چلا کہ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے کھڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ دکھ سے اس کے کندھے تک آتے بالوں کو دیکھا۔ کہاں اس کے بال پہلے کمر سے نیچے تک آتے تھے اور اب کہاں؟ اس سے خود پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ چہرے غصے کے مارے سرخ ہو گیا اور پھر سرد سپاٹ لہجے میں اس کی جانب بڑھا۔ انو تم؟ اس نے بازو سے پکڑ اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ ابھی کچھ اسے سخت سست سناتا یا پھر کچھ کہتا جب اس نے اس کی سرخ انگارہ آنکھیں جب لبالب اس کے آنسوؤں سے تر تھی ان میں دیکھ کر اس کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا اور پھر بے اختیار اس کو اپنے کشادہ سینے میں چھپاتے اسے سختی سے خود میں بھیج لیا جبکہ وہ اس کے لفظ کے حصار میں تڑپ تڑپ کر سسکیوں سے رو دی۔ ایم سو سوری یار، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ضبط سے آنکھیں بند کرتے بولا جو اس کے آنسوں سے پل بھر میں بے چین ہوئی اور کسی ابشار کی مانند پلکوں کی باڑ کو توڑ کر جھرنے کو تیار تھی۔ پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس کو چپ کروانے کے لیے وہ اس کی پیٹھ کو نرمی سے سہلا کر بولا۔ ڈورو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نہیں رہ سکتی تم سے دور، میں نہیں برداشت کر سکتی تم میرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھو۔ تم مجھ سے پیار بھری باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، مجھ پر ایک پیار کی نگاہ کرم آج تک نہیں ڈالی، جبکہ تم عائشہ سے نہ صرف پیار بھری باتیں کرتے ہو بلکہ اسے اپنی پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے بھی ہو۔ مجھے اسی طرح جلانا، تڑپانا اور رولانا تھا تو پھر مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ وہ اس کے سینے سے لگی سسکتے تڑپتے ہوئے
اپنے بار بار دھتکارے جانے اور اپنی محبت کی بار بار کی جانے والی تذلیل کا جواز مانگ رہی تھی۔ بس چپ کر جاؤ، اس سے پہلے میرا دل تمہارے آنسوؤں کے بوجھ تلے دب کر پھٹ جائے۔ پلیز رونا بند کرو، تم نہیں جانتی یہ میرے لیے کتنے انمول ہیں۔ اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو بہا کر یوں بے مول مت ہونے دو جب سے میرے نکاح میں آئی ہو۔ تمہیں خوش کرنے کی بجائے الٹا میں تب سے تمہیں رلائے ہی جا رہا ہوں۔ وہ اس کے پیار سے پالوں پر اپنا پہلا محبت و عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے لمس پر اس کا ہچکولے کھاتا وجود پل بھر میں ساکت ہوا۔ وہ شاکڈ ہوئی۔ اس کی پشت پر انائزہ کے ہاتھوں کی گرفت بے ساختہ ڈھیلی ہوئی۔ اس نے کیا واقعی میں اس کے وجود پر اپنا پہلا لمس چھوڑ کر اس کے بنجر ویران پڑے وجود کو چھو کر اپنے لمس کی تاثیر بخش کر اسے زرخیز اور آباد کر دیا تھا؟ اس نے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، جس پر عارث نے اس کے پیار سے ماتھے کے بالوں کو پرے ہٹاتے اس کی آنکھوں کا پانی اپنے انگوٹھے کی پوروں سے صاف کیا، اور پھر باری باری اس کی جلتی تڑپتی روتی اور سسک رہی آنکھوں پر اپنا ٹھنڈا ٹھار لمس چھوڑ کر اس کی بے چین آنکھوں کو اپنے لمس سے ٹھنڈک پہنچائی۔ ڈورو، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس ذرا سے مہربان لمس کی شدت سے میں آج کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جب اس نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ذرا سا دور دھکیلا۔ اب تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر نہ آئے، اور کل میں نے تم سے جو بھی بکواس کی تھی اسے اپنے اس ننھے سے دماغی میموری چپ سے ڈیلیٹ کر دو۔ بھول جاؤ وہ سب بے ہوتا بکواس جو میں نے کل تم سے کہی تھی۔ یاد رکھو تو بس اتنا کہ تمہارا ڈورو اپنی آخری سانس تک صرف تمہارا وفادار ہے۔ اور وہ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے ابھی اسے اپنے پیار بھرے لفظوں کی چاشنی میں ڈبا کر ایک نئے جہان سے متعارف کروا رہا تھا کہ دفعتاً جب اس کے سر پر سے سرکتی ہوئی کوئی چیز اس کی بیک کے پیچھے جا کر گری، جس پر اس کے لمبے ریشمی بال کسی ابشار کی مانند اس کے کندھوں پر گر کر اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ انائزہ اپنے چھوٹے ہیئر کٹ بالوں والی وگ کے سر پر ایک دم سے اترنے پر حواس باختہ ہوئی، جبکہ عارث نے اس نکلی بالوں والی وگ کو دیکھ کر غصے سے کھولتے پل بھر میں اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا، جس سے وہ پیچھے بنے پلر سے ٹکراتے ٹکراتے خود کو بامشکل روک پائی۔ ڈورو، میں اس نے کچھ کہنا چاہا، اپنا بھانڈا اس کے سامنے اتنی جلدی پھوٹ جائے گا اس نے سوچا نہ تھا۔ اس نے پارلر والی کے بارہا منع کرنے کے باوجود ضد کر کے اپنے لمبے بالوں پر وگ لگوا لی تھی۔ اس نے مارے باندھے اپنے بھویں تو بنوا لیے پارلر والی سے، لیکن جب پارلر والی نے اس کے بالوں کے پاس سیزر لے کر آئی تو اس کے دل کو کچھ ہوا، اور پھر فوراً سے اس کے دماغ میں چھوٹے بالوں والی وگ کا خیال آیا۔ اس نے پھر خود پارلر والی کو ہدایتیں دے کر اس وگ کو سیٹ کرواتے اپنے بالوں پر بامشکل سے لگوایا تھا۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھاڑ پر وہ ہوش میں آئی۔ وہ اس کی طرف خطرناک تیوروں سے بڑھتے ہوئے اسے وارن کرنے لگا، اور پھر اس کی دودیا کلائی کو اپنی آہنی سخت گرفت میں لیتے اسے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ڈورو، لیسن، میری بات سنو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ ڈر کے مارے پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ کی ٹیک سے جا لگی۔ آج اس کی ساری بے باکیاں اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئی۔ عارث کو خطرناک ارادوں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی، ہکلاہٹ کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ بھی تو اسے اکسا کر اپنے قریب کرنا چاہتی تھی، تو پھر وہ اس کے قریب آنے پر اتنا گھبرا اور ڈر کیوں رہی تھی؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو اور جس کے لیے تم نے مجھے ہمیشہ اکسایا۔ وہ بیڈ پر اپنا گھٹنا رکھتا اسے اپنی جانب کھینچ کر اس پر پل بھر میں حاوی ہوا۔ اس کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، جس پر اس نے اس کی اس قدر نزدیکی پر اپنی آنکھوں کو ڈر و خوف سے بند کر لیا، جبکہ وہ اس کی پلکوں کی لرزش پر محبت ہو کر مسکرایا۔ اس کا مصنوعی غصہ پل بھر میں اڑنچو ہوا، چہرے پر گہری مسکراہٹ جمائے اس کی پلکوں کے اٹھتے گرتے رقص کو اپنی بے خودی میں دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں کھولو اپنی، اب آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ کیا واقعی میں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟
जिस पर इसने अपनी आंखें बंद किए ही नफ़ी में सर हिलाया, जबकि यहाँ आरिस की बस हुई, जिस पर उससे दूर होते ही उसका छत फाड़ कहता कमरे की तरह दीवार पर में गूंजा था। जबकि वो इसे रिहाई पाते खशमगी निगाहों से उसे घूरने लगी। वो इतनी जल्दी उससे किसी हवा के झोंके की तरह यूं दूर हो जाएगा उसने सोचा नहीं था। वो जब खुद को इसकी जानलेवा गुर्बत के लिए तैयार कर चुकी थी, तो वो इसके पास आकर क्यों इतनी जल्दी उससे दूर हो गया। उसकी इस हरकत ने उसे अंगारों पर लौटा दिया। सिरसली अनु, तुम्हें लगा कि मैं उफ। हाँ हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया। वो बेड से उठकर उसके बराबर में बैठते उससे हमदर्दी बटोरते बोला, अब मुझे ये भी बताओ कि ये जो तुम अपने आईब्रो को बनवा कर आई हो, कहीं इन पर भी तो नहीं कुछ लगाया हुआ। वो उसकी बाहों को छूकर उसका मजाक उड़ाते हंसते हुए बोला, मुझे तुमसे इश्क है। वो इसके तंज को सिरे से इग्नोर करते वे खुद ही में उसके खूबसूरत वजीहा चेहरे को देखते अपनी खुमारी के आलिम में बोली। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे इस वक्त भली लग रही थी, और ऊपर से उसके गालों पर पड़ते गहरे शिकाफ उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थे। और मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो साइड दराज से आइस क्यूब के बाउल को उठाकर जब आते वक्त उसकी आंखों की स्वेलिंग को देखकर किचन से लेकर आया था। उसकी स्वेल हो रहे सुर्ख आईब्रोज पर नरमी से लगाते फिक्रमंदी से बोला, अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, इसके बाद हमने भैयों के साथ पार्टी में भी जाना है। वो आइस क्यूब को बाउल में रखते बोला और उठने ही वाला था जब उसने उसके कॉलर से थामकर उसके गालों पर बारी बारी प्यार किया और उसे दूर हुई। घूरो मत, मुझे तुम्हारे गालों के ये उभरते भंवर कब से मुझे तंग कर रहे थे। इनको बस सबक सिखाया है मैंने। उनसे कह दो ये बस मेरे हैं, इतना अतराने की इनको ज़रूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से बावर करवा दो। तुम्हारे गालों पर उभरते भंवर भी सिर्फ अनायसा खानजादा के हैं। और ब्लैंकेट को अपने टांगों पर फैलाया। मैं तुमसे नाराज़ हूँ तुम्हारी इस हरकत पर, ये बात तुम याद रखना। वो दांत पीस कर बोला, हैं डोरो, तुम मुझसे नाराज़ भी हो? क्या? पर क्यों? किस बात पर? कम से कम ये तो बताते जाओ। वो जानबूझकर पीछे से हाँक लगाते कनकती हंसी हंसते बोली, जबकि वो किसी भी किस्म की मजीद बहस किए बिना चुपचाप पाउल उठाते दरवाजे को बंद करते वहां से चला गया। जबकि वो चेहरे पर शर्मिली सी मुस्कान सजाए सरता पैर खुद को ब्लैंकेट में छुपाते हुए एकदम रिलैक्सिंग मोड में लंबी तान कर सो गई। भैयो आप, वो जो रेलिंग चेयर से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी कम लेटी ज्यादा हुई थी। नौ की आवाज़ पर चौंक कर उसने इस जानिब देखा तो इकराम को पैंट कोट में मलबूस सूटी बोटी सा तैयार श्यार हुआ पाया। उसके खूबसूरत वजीहा चेहरे पर नज़र पड़ी तो अनायशा ने बेख्तियार अपने दिल में उसकी नज़र उतारते माशाअल्लाह कहा और मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आई। मेरा बच्चा कैसा है? अना भी होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसके मिलने पर वह उसके सर पर प्यार से हाथ रखते प्यार करते पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन भैया। वो मुस्कुराते हुए उससे अलग होते हुए बोली, व्हाट्स अबाउट यू? वो भी उसका हलो अहवाल पूछती बोली, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, देख लो कहीं से कोई भी मेरे बॉडी पार्ट में कोई फ्रैक्चर नज़र आ रहा है तो बताओ, अभी ठीक कर देते हैं। वो अपनी आंखें छोटी करता चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाए बोला, भैया किसी एक बात का कभी सीधा जवाब ही दे दिया करें। वह हंसते हुए बोली, इससे सीधा साधा और आसान जवाब तुम्हारी नज़र में और क्या हो सकता था भला? वह मुंह बनाते बोला, क्योंकि ये सामने खड़ी छोटी सी लड़की भी इसके बाप की तरह इसे खिसका हुआ ही समझती थी। मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। दफातन वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट को वारफतगी से देखते बोला, दिल करता है तुम्हारे भाई का कचूमर निकाल दूं, जो इतनी प्यारी लड़की को रुलाता है। वो इसकी प्यार से नाक खींचते बोला, जिस पर वह उदास हुई, लेकिन फिर वो इसके प्यार से नाक खींचने पर खिलखिलाकर हंस दी। लड़की यहाँ पे खड़ी यूं ही हंसती रहोगी या फिर अब तैयार भी होगी? उसने मेन बात की जिस मकसद के लिए उसने अनाशा के कमरे का रुख किया था। मतलब? बदले में अनायशा ने नासमझी से उसकी जानिब देखते पूछा, मतलब यही कि मैं आप और वो दोनों लविंग बर्ड्स हम सब पार्टी में जा रहे हैं। मेरे बच्चे के पास 10 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। वो उसकी उलझन सुलझाते हुए बोला। पर भैया वो अपना हुक्म सुनाते जा रहा था जब उसने कुछ कहना चाहा। नो अगर मगर माय लिटिल प्रिंसेस, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, आई एम वेटिंग। जबकि वह बिना पलटे उसके एहतजाज करते लबों का गला घोंटते हुए उसका जवाब सुने बिना अपनी बात कहते वहां से चला गया।
तुम तैयार हो गए हो क्या? तुम्हें ये मसनूई खुशबू लगाने की भला क्या ज़रूरत है डोरो? तुम्हारे वजूद की मैसूर की खुशबू तो मुझे वैसे भी पागल कर देती है। इतना मत इस खुशबू को खुद पर छिड़का करो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे बदन की ये मैसूर की खुशबू मुझे एक दिन इतना बहका दे कि मैं अपने उठने वाले कदमों को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक ही ना पाऊँ। वो उसके रूम में आई तो वो खुद पर बॉडी स्प्रे छिड़क रहा था। दफातन उसका हाथ जिसमें बॉडी स्प्रे था इसको पकड़कर बहके बहके से अंदाज में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। जिस पर उसने खफीफ सा होकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। यहाँ क्यों आई हो? वो मेज़ पर पड़ी अपनी बेशकीमती वॉच को उठाकर उसे अपने हाथ में पहनते मसरूफ से अंदाज में बोला। क्यों, क्या नहीं आना चाहिए था? वो उल्टा बरहम होती उससे सवाल कर गई। अब मैंने ये भी नहीं कहा। उसके पास से गुजरकर लापरवाह से होते हुए कबर्ड का डोर खोलकर बोला, एक बार नज़र उठाकर देखो तो सही, मैं कैसी लग रही हूँ। वह उसको अपनी जानी मतवजा करते बोली। उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसके फुल आस्तीन नेट के बाजू थे। धोतिया अरिया सफ़ेद बाहें इस नेट के बारीक कपड़े में से साफ अया हो रही थी, जबकि फुल ब्लैक कुर्ती जिस पर नज़ाकत से कंधे की एक साइड पर पल्लू अड़सा हुआ था, उसकी कुर्ती का गला गर्दन तक को छू रहा था और बैक पर सफ़ेद हीरे की मानित मोतियों की लड़ियां जिनके टसल्स ने उसकी कुर्ती की फिटिंग को फिक्स किया हुआ था, जो उसके मुतासिब सरापे पर भली लग रही थी। साइड पे हटो, चलो नीचे चलते हैं। वो एक निगाह गलतबी उस पर डाले बिना ही नज़रों का जाविया दूसरी जानिब करते बगैर किसी तासुर के निपे तुले अंदाज में बोला, अब चाहे जो मर्जी कर लो, साइड पर तो मैं अपनी मर्जी से हटूंगी। कितने प्यारे लग रहे हो। मैं क्या करूं, मेरा दिल अभी मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी सी बेईमानी करने के लिए उकसा रहा है। तुम्हारा ये ब्लैक सूट और ऊपर से ये ब्लैक चेक वाली वेस्ट कोट क़यामत ढा रही है मुझ पर। वो उसकी सीने पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरते जज्बात से चोर लहजे में बोली और उसकी गुर्बत में मदहोश होकर उसके दिल के ऐन मुकाम पर अपने लब रखे और फिर उसकी तरफ सर उठाकर देखा। तुमने अभी तक मेरी भी तारीफ नहीं की। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामे और फिर आंखों में मोहब्बत का जहां समा जाए, वह वारफ्तगी से उसकी हैसल ब्राउन आंखों में देखते पूछने लगी, तुम जो कर देती हो? वो उसकी भूरी आंखों में देखते तंग कर बोला, तुम्हें करने पर टैक्स आता है क्या? मुकाबिल भी अनायजा खानजादा थी। उसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियों को फंसाकर जरा सा झटका देते उसका चेहरा मजीद अपने चेहरे के करीब करते बोली, न नहीं, मैं तुम्हारे जितना बेशर्म थोड़ी ना हूँ। तुम एक हाई लेवल की बेशर्म लड़की हो और मुझे तुम्हारे लेवल तक पहुँचने में ज़िंदगी लग जाएगी। सीधे उसके मुंह पर तंज मारते गर्दन को सीधे करते बोला, इतनी खूबसूरत और हॉट बीवी सभी फासले मिटाए तुम्हारे इतने बेहद पास और करीब खड़ी है। अपनी तमाम तर रौनाइयों की तुम्हारे बहुत करीब से नुमाइश करते कौन काफिर होगा जिसके सामने मैं अपना होश रबा सरापा लेकर इतने करीब जाऊं और वो मुझे देखकर बहके ना। वो उसकी थोड़ी पर प्यार करते बोली, मैं आरिस खानजादा हूँ, कोई मुझे बहका दे। किसी में इतना दम नहीं, और वैसे भी इतने सालों से साथ हो, कभी कुछ गलत किया क्या तुम्हारे साथ? तुम पहले भी मेरे लिए मेरी ब्यूटी क्वीन थी और अब भी मेरी ब्यूटी क्वीन हो और हमेशा रहोगी। अगर मुझे हासिल करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आरिस खानज़ादा तुम्हें इस मामले में पूरा पूरा तड़पाने का इरादा रखता है। वो इसकी जज्बात से लो देती आंखों में अपनी बेरहम सफाक और खूबसूरत हेजल ब्राउन आंखें गाड़ते जालमाना अंदाज में बोला, डैमिट, फिर तुम क्यों भूल जाते हो मैं भी मिसेस अनाइजा खानज़ादा हूँ। तुम्हें अपनी अदाओं से देखना, एक दिन बहकाकर ही दम लूंगी। तुम भले ही मुझ पर अपना हक ना जताओ, पर फिकर नॉट डियर डोरो। मैं हूं ना तुमसे अपना हक वसूल करने और तुम पर अपना हक जिताने के लिए। वो अपनी बातों से गुस्सा, गम और तकलीफ से उससे हर तरह के एहसास से दो चार कर चुका था, जिस पर वह बदले में मसनूई सा मुस्कुराते उसकी थोड़ी पर बाइट करते उससे दूर हुई। आह अनो, जबकि वो बेचारा इस सालिम हसीना की इस जसारत पर गिरा कर रह गया। इससे पहले मेरे ज़ब्त की इंतहा अपनी आखिरी हदों को छू जाए और मैं तुम्हें अपने गुस्से के चलते कुछ सख्त सुस्त सुना बैठूं। निकलो यहाँ से, मैं आ रहा हूँ नीचे। वो उसकी तरफ गजीली नज़रों से देखते दांत पीस कर बोला, उप्स, इतना गुस्सा, ओह माय गॉड।
अभी तो मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं तुम्हारे साथ जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो। अभी ऐसे और भी बहुत से निशाने मोहब्बत मेरी तरफ से तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिनके लिए तुमने तौहन करना चाहते हुए भी खुद पर सहने के लिए मेरा मुंतज़िर रहना होगा। वो उसकी थोड़ी पर अपनी फतह का निशान देखती तंजिया मुस्कुरा कर बोली। यू। उसने कुछ कहना चाहा जब वो उसे एहतियातन 2 कदम दूर हुई। तुम रेस्ट करो, बाकी का प्यार मैं अपना कल रात यहीं से कंटिन्यू करूंगी। तैयार रहना माय लवली शाय और जेनेटी हस्बैंड। उसके सामने वो अपनी बेशर्मी का आला मुजाहरा करते अपनी एक आंख के कोने को दबाते नीचे जल्द आने का इशारा करते हुए पलक झुकते वहां से भाग गई, जबकि उसकी इस कदर आला बेशर्मी के मुजाहरे पर दांत कचकचा कर रह गया। आईने में अपने जख्म को एक नज़र देकर जहां उसकी बाइट का निशान वाजिया था, खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। जब वो सामने दीवार की पोस्ट से टेक लगाए उसकी मुंतजिर खड़ी थी। डोरो, वो मैंने सोचा अब मैं तुम्हारे रूम तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना फिर हम साथ मिलकर नीचे चलें। वो आगे बढ़कर उसके हाथ को अपनी नर्म गरम गिरफ्त में लेती बड़ी रिटाई से दांत निकालते हुए बोली, जबकि उसने एक कहर बरसाती खामोश नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर डाली और फिर अपने हाथ को देखा, जिस हाथ को उसने अपनी नाजुक गिरफ्त में लिया हुआ था, जिस पर उसने शान बेनियाजी से एक अदा से अपनी नज़र का जाविया घुमाया और गहरा सांस भरते फिर उसी खामोशी से आगे बढ़ गया। जबकि वो अभी उसकी खामोशी में अपनी आफियत समझती, खामोशी से उसके हम कदम चलने लगी। नॉट फेयर लविंग बर्ड्स, कुछ हम सिंगल्स का भी ख्याल कर लिया करो। वो दोनों जो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगे थे, उसके अफसोस करने पर खसे आकर इसकी जानिब मुड़े, जो अपने शौक चंचल मजाज से इन दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवा चुका था। भाइयों, क्या ज़रूरी है हर वक्त हमारी टांग खींचना? उसने मुड़कर उसकी जानिब देखते खूनख्वार नज़रों से अपने भैयों को देखते पूछा। हम सब साथ जा रहे हैं, वो भी मेरी गाड़ी में। एंड नो मोर बकवास, जस्ट शट योर माउथ। वो अपनी बात कहता गाड़ी की तरफ पलट गया। मेरे शेर, ये क्या हुआ तुम्हारी थोड़ी पर? मेरे शेर को किसने इतना बुरा काट लिया? उसने पूरी कोशिश की कि इकराम की इस पर नज़र न पड़े, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। इकराम की काबी नज़रों से उसका ये जख्म फिर भी नहीं बच सका। वही किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा। वो लापरवाना अंदाज में अपने जख्म से लाइल्मी जाहिर करते बोला। लगता है कुछ ज्यादा ही जहरीला कीड़ा था जिसने मेरे शेर को इतने बुरे तरीके से काट लिया। वो उसकी थोड़ी का बगौर जायजा लेते ज़ेरे लब अपनी मुस्कुराहट को दबाकर बोला, भैयो हम लेट हो रहे हैं, हमें आज की डेट में ही पार्टी में चलना चाहिए